हाय एवरीवन। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2024 का रिजल्ट यूपीएससी ने डिक्लेयर कर दिया है। ये रिटर्न रिजल्ट है और इस रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, काफ़ी लोगों का मिक्स रिस्पॉन्स मेरे पास आया है। जो लोग इस एग्ज़ाम की साल भर से तैयारी कर रहे थे, शायद वो भी क्लियर नहीं कर पाए हैं, और लास्ट 2 या 4 महीनों में जिन्होंने टेस्ट लिखे हैं वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हैं, रिटर्न पार्ट। तो बहुत ही मिक्स रिस्पांस मेरे पास आया है और यूपीएससी का जो सीएपीएफ का स्पेसिफिकली एग्जाम है थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल बन चुका है। तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर ये डिस्कशन करने वाले हैं कि सीएपीएफ 2024 के अंदर साल भर प्रिपरेशन करने के बाद अगर किसी का क्लियर नहीं हुआ है तो उस क्लियर ना होने के पीछे कारण क्या है। सो दिस इज द आफ्टरमैथ ऑफ द सीएपीएफ 2024 रिजल्ट। ये करना बहुत जरूरी है अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए अपीयर हो रहे हो। तो इस वीडियो के अंदर हम 2-3 चीजों के ऊपर बात करेंगे कि किस टाइम पे हमें सीएपीएफ एग्जाम साइकिल से एग्जिट ले लेना चाहिए, क्या एग्जिट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और ये बात अगर हम प्रिपेयर करना चाह रहे हैं अगले साल के लिए 2025 में, और ऑलरेडी आप 2 या 3 अटेम्प्ट दे चुके हो और स्टिल आपके मार्क्स जो बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो रहे, आप रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो क्या कारण उसके पीछे रहे हैं, तो उन कारणों को भी हम जानेंगे। और उससे पहले हम थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि जो अभी यूपीएससी ने जो डिक्लेयर किया है रिजल्ट 24 सितंबर 2024 को, अब इससे आगे पड़ाव पे नेक्स्ट स्टेज पे आपको क्या करना है, तो मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ऑल दोज हु हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम, एटलीस्ट रिटर्न जिन्होंने क्लियर किया है, तो मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो मैं आपको बता देता हूं कि डैफ जो है जल्दी ही ओपन हो जाएंगे, आपको फिल करना पड़ेगा। दूसरी बात, आईटीबीपी जो है इस बार आपकी नोडल एजेंसी है जो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करवाने वाली है, और उसके बाद मेडिकल्स भी। और आईटीबीपी जो है वन ऑफ द टफेस्ट फोर्सेज है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में। अगर हम बात करें तो फिजिकल भी, जैसे मैंने लास्ट टाइम से सुना है कि फिजिकल आईटीबीपी का पैरामीटर थोड़ा सा अप रहता है, ठीक है। तो आप अपने फिजिकल्स की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। उसके साथ काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि सर मार्कशीट कब अपडेट होंगी, तो मार्कशीट का मैं बता देता हूं कि मार्कशीट जो है अगले साल सीएपीएफ एग्जाम का जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा 2024 का फाइनल रिजल्ट जब आएगा, तो उसके बाद आपकी जो मार्कशीट है वो अपलोड होंगी, 30 दिनों तक अपलोड रहेंगी, फिर आप उसको देख सकते हो। अब हम दोबारा से आते हैं सीएपीएफ एसी 2024 का रिजल्ट आफ्टरमैथ। ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आपने साल भर प्रिपरेशन करी, साल भर प्रिपरेशन करने के बाद भी आप अपना नाम जो है इस पीडीएफ में नहीं पाते हो, तो किसकी गलती है इसके अंदर? क्या हमें ब्लेम किसी और के ऊपर पुट करना चाहिए या खुद के ऊपर? जब आप ब्लेम खुद के ऊपर डालोगे तो ही क्या होगा, आपका थोड़ा निवारण हो सकता है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। क्योंकि देर इज नो डर्थ ऑफ स्ट्रेटजी इन द मार्केट, देर इज नो डर्थ ऑफ रिसोर्सेज इन द मार्केट। आपको इतना अपने आप जागरूक बनना पड़ेगा कि क्या चीजें फॉलो करनी है, मेरी क्या कमियां हैं। सो आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। सो दिस वीडियो इज रिस्पेक्ट टू द सेल्फ रियलाइजेशन। तो पहला पैरामीटर जो मुझे लगता है कि रिसोर्सेज की कमी रही थी क्या इस बार आपकी, अगर पहले पैरामीटर की बात करें, अगर आपको लगता है रिसोर्सेज की कमी थी तो क्या रिसोर्सेज होने चाहिए? वो पूरी बुक लिस्ट है वो तो मैं आपको दोबारा नरेट नहीं करूंगा कि पेपर 1 की क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, पेपर 2 की क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगी। लेकिन बस मैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा हूं कि माय डियर, क्या रिसोर्सेज की कमी फील हुई थी आपको कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे? जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की मेरे पास एक्चुअल रिसोर्सेज नहीं थे, इसीलिए मेरा एग्जाम नहीं हुआ है। अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको सोल्व करो, रिसोर्सेज गैदर करना शुरू करो। दूसरी चीज, क्या एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपके पास रिसोर्सेज भी थे, लेकिन क्या आपको रिकॉल हो रहे थे वो? क्या आपको लग रहा था कि रिसोर्सेज की कमी नहीं, अबंडेंस थी? तो अगर ये लगता है कि रिसोर्सेज की अबंडेंस थी और रिकॉलिंग करने में इशू था, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से पर्टिकुलर मटेरियल से रिकॉल करूं, अगर ये कमी आपके दिमाग में आ रही थी तो यू वर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। यहीं से उस ट्रैक को आपको बैक ट्रैक करना है और सही रास्ते पे चलना है, क्योंकि देर इज नो डर्थ ऑफ मटेरियल इन दिस एग्जाम। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज मल्टीपल रिवीजन। सो आपकी एक्टिव रिकॉलिंग नहीं हो रही थी डिस्पाइट यू हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज। मेरे पास मैसेज आए हैं सर एनसीईआरटी अगर मैं आपको दिखा दूं जिस हिसाब से मैंने पढ़ी है, आप पहचान नहीं पाओगे एनसीईआरटी क्या है, उसमें इतनी मार्किंग है, इतनी बार उसको पढ़ा है,
इतने रिसोर्सेज उन्होंने फॉलो किए, स्टिल दे आर नॉट एबल टू सोल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस। आपकी एक्टिव रिकॉलिंग नहीं हो रही थी, जिससे पता लगता है कि आपकी नंबर ऑफ रिवीजन्स जो हैं वो कम थी। सो नंबर ऑफ रिवीजन्स जो है वो कम पड़ गई थी। रिवीजन्स पे आपको फोकस करना चाहिए अगर एग्जाम में यू फेस्ड के रिकॉलिंग नहीं हो रही थी, मेरे को आंसर थोड़ा थोड़ा पता लग रहा था लेकिन उस तक नहीं पहुंच पाया, तो ये आपका एक कारण हो सकता है कि नंबर ऑफ रिवीजन अच्छी नहीं थी। तीसरी चीज, एंग्जाइटी इन एग्जाम। अगर आप इससे अफेक्टेड हैं, एंग्जाइटी में आप बहुत प्रिपरेशन करके गए, बहुत टेस्ट सीरीज लिखी आपने, मेंटरशिप लिया आपने, स्ट्रेटजी वीडियोस देखी आपने, साल भर प्रिपरेशन में रहे, कट ऑफ किया आपने अपने फ्रेंड सर्कल से भी, पेरेंट्स के साथ भी, या फिर रिलेशनशिप भी आपकी अफेक्ट हुई इसमें, ये सब करने के बाद जब आपके सामने पेपर आता है तो यू फेल्ट एंग्शियस। आपको लगता है कि ये एग्जाम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और होना भी चाहिए। लेकिन अगर आप एंग्जाइटी विटनेस करते हो, ये मैं बात कर रहा हूं सेल्फ रियलाइजेशन की, कि हाँ एंग्जाइटी होना बुरी बात नहीं है। अगर आपको एंग्जाइटी होती दैट शोज कि आप जो है एक सीरियस कैंडिडेट हो, लेकिन उस एंग्जाइटी को ओवरकम करना भी तो एक जरूरत है, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना जरूरी है। मेडिटेशन प्लस मल्टीपल अटेम्प्ट ऑफ टेस्ट्स। आपको फिजिकली सेंटर्स में जाके टेस्ट लिखना चाहिए। सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता है, बहुत सारे सेंटर्स जो हैं, कोई भी सेंटर्स अगर आप देख लीजिए, फोरम आईएएस, विजन आईएएस, वाजिराम आईएएस, वहां पे ओपन टेस्ट होते हैं ऑल इंडिया लेवल के। वहां पे जाइए, इररिस्पेक्टिव टेस्ट कोई भी हो, वहां पे लिखो, जाके उस एक्सपोजर से मिलो, ठीक है, वो फील करो, वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो जब आप वो रियलाइज करोगे कि हाँ ऐसे एग्जाम में जाके ये सारे फैक्टर्स होते हैं, कई बार पंखा नहीं चलता, कई बार कॉरिडोर में आवाज होती है, कई बार बहुत गर्मी लगती है, कई बार आपका साथ वाला साथी शायद बहुत आवाज कर रहा होता है, बहुत सारे चीजें हैं। आपको फोकस कैसे मेंटेन करना है, मेडिटेशन कैसे करना है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं उस दिन। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। अब कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, कोई इसका एक गोल्डन रूल तो नहीं है, लेकिन ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी क्या है माय डियर। आपकी एक्यूरेसी क्या है, व्हाट इज योर एक्यूरेसी। आपकी 70% एक्यूरेसी है, आपकी 80% एक्यूरेसी है। अगर आपकी एक्यूरेसी 80% है सपोज, तो आप कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत कम है, 70% पे अगर आप देखो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एग्जाम जो है, एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। सपोज आपकी एक्यूरेसी बहुत सही है, आप सिर्फ 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी शायद इस एग्जाम को क्लियर कर लो, ठीक है, 75 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके क्लियर कर लो, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी बहुत बेहतरीन है। लेकिन अगर आप जहां पे आपकी एक्यूरेसी 65-70 रहती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तभी तो वो क्या होंगे, काउंट होंगी चीजें। अगर सपोज आप 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते हो और 70% आपकी एक्यूरेसी है, तो शायद आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी आने वाली है। तो ये आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना जरूरी है कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। उसके बाद हम देखते हैं मिस गाइडेंस। क्या आज के टाइम पे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई मेंटर मिस गाइड कर रहा है? इट डिपेंड्स। यहाँ पे जो भी यूट्यूब पे आपके सामने आ रहा है और कोई बातें हो रही हैं, उनका कोई ना कोई मोटिव है, कमर्शियल इंटेंशन है, कमर्शियल मोटिव हो सकता है, राइट? क्योंकि एवरीबडी नीड्स टू सस्टेन इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट। सो आपको एटलीस्ट ये तो एनालाइज करना होगा माय डियर कि हु इज योर मेंटर, इज ही द राइट मेंटर, क्या वो आपको गाइड कर सकता है, क्या आपके लिए जो डिफरेंट स्ट्रेटजी लेके आ रहा है कि साल भर आपको 300 डेज की स्ट्रेटजी, 280 डेज की स्ट्रेटजी, व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड। अगर इन्हीं चीजों में आप फंसे हुए हो और एक्चुअली आप प्रिपेयर कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये एग्जाम क्लियर करना, आप मानोगे नहीं, थोड़ा सा मुश्किल नहीं, आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। एक्चुअल ग्राउंड पे क्या कर रहे हो आप, वो मैटर करता है। सो गाइडेंस आपकी होनी चाहिए, राइट गाइडेंस होनी चाहिए। गाइडेंस के लिए कोई भी हो सकता है, कोई टॉपर हो सकता है, आपका बड़ा भाई हो सकता है जिसने ये एग्जाम क्लियर किया है, बड़ी बहन हो सकती है, व्होएवर, एक राइट मेंटर आपको चाहिए। और नहीं भी चाहिए, इट इज बेटर टू नॉट टू हैव एनी मेंटर। अगर आपको सही मेंटर नहीं मिलता तो इट इज बेटर नॉट टू हैव एनी मेंटर, ये भी सही है। आप खुद ब खुद अपना रास्ता बना लोगे तो मिसगाइड होने से तो बच जाओगे एटलीस्ट आप। उसके बाद आपका पीयर ग्रुप कैसा है, ये भी मैटर करता है। कई बार जो है, अगर आपका ऐसा पीयर ग्रुप मिलता है
कि हाँ शायद इस बार कैसा एग्जाम आएगा, मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो रही, ऑलवेज स्कोल्डिंग, नेगेटिविटी, ये सारी चीजें हैं, तो लीव दैट पीयर ग्रुप, गेट इन द माइंडसेट, इस वाले ग्रुप के साथ जुड़िए जिसका माइंडसेट ये हो कि यार इसी साल निकालना है, दिस ईयर ओनली, अगला साल मैं दूंगा नहीं दूंगा मुझे नहीं पता, बट दिस ईयर ओनली, इसी साल निकालना है। गेट इन दैट पर्टिकुलर पीयर ग्रुप, ये पीयर ग्रुप ही आपको जो है पार निकालेगा। पीयर ग्रुप ये नहीं कि आप 15 लोगों के बीच में घुस गए हो, 3 लोग, मैक्सिमम 4 लोग, और मेरे हिसाब से 3 लोग होने चाहिए। सो ये हाईली मोटिवेटेड अगर आपको कहीं पे मिलते हैं तो माय डियर, इस ग्रुप में को आप पकड़ लीजिए, और इस ग्रुप में आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो जिससे आप इस एग्जाम को क्लियर करने में आपको बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। उसके बाद लो सेल्फ एस्टीम से भी लोग काफ़ी जो है, मैंने देखा है, पर्सनली सफ़र किया है। काफ़ी लोगों के एग्जाम आते हैं, सर मैं इस पर्टिकुलर पोस्ट को डिजर्व करता हूँ नहीं करता हूँ, वो चीज़ें बाद की है माय डियर। आपको ये देखना है कि आपके वीकली टारगेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एवरीबडी इज डिजर्विंग हियर, जो मेहनत करता है वो डिजर्व तो करता ही है, लेकिन आपकी मेहनत में थोड़ा सा कई बार लक फैक्टर भी होता है, प्लस इनडिसिप्लिन भी होता है। अगर आप इनडिसिप्लिन हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, तो शायद आप वहीं तक नहीं पहुंच पाओगे। दूसरी चीज, आप इसको डिजर्व करते हो नहीं करते हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सिविल सर्विस वाले जो लोग हैं इसके अंदर आ रहे हैं, आईआईटी से लोग इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपकी सपोज आप टीयर 3 कॉलेज से हो, टीयर 3 टाउन से हो, तो आपकी सेल्फ एस्टीम जो है कई बार जो है हर्ट होती है। नहीं, व्हाट मैटर्स इज कि आपको एक एग्जाम में एक पेपर दिया जाएगा, वो आपको क्या करना है, लिखना है। नोबडी नोज माय डियर कि पेपर 2 किसका इवेलुएट हो रहा है, नाम तक भी नहीं पता इवेलुएटर को। आपका पेपर 1 जो आपके रिस्पॉन्स गए हैं ओएमआर शीट के अंदर, किसी को नहीं पता आप कौन हो, कौन सी सिटी से हो, क्या नाम है आपका, क्या सरनेम है, नोबडी नोज। आपका सिर्फ आपकी आंसर शीट वहां पे बात करती है, ठीक है। तो आप सेल्फ एस्टीम से कभी भी सफर ना हो, कभी भी अपने आप को ये मत मानिए कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर रहा तो सीपीएफ की कर रहा हूँ, तो इसलिए शायद मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊँ। व्हाट मैटर्स इज कि आप वहाँ पे जो 3 घंटे का पेपर आपका पेपर 2 का होता है और 2 घंटे का पेपर आपका पेपर 1 का होता है, तो वहाँ पे आप कैसे परफॉर्म करते हो वो मैटर ज़्यादा करता है। उसके बाद देखिए, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को परेशान करती है वो है फोकस सही नहीं होता। मल्टीपल एग्जाम्स जो है आप लोग क्या करते हो, प्रिपेयर कर रहे हो, सीडीएस, एफकेट, सिविल सर्विस एग्जाम, बुराई नहीं है इसके अंदर, लेकिन मल्टीपल एग्जाम क्लियर मतलब प्रिपेयर करते हुए भी काफी लोगों ने इसको क्या किया है, क्लियर किया है। और मैं मानता हूं कि सीडीएस भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करता है, एफकेट भी करता है और सिविल सर्विस एग्जाम भी करता है। लेकिन कॉन्स्टेंट टसल जब आपके दिमाग में रहती है माय डियर, जब आप सोचते हो कि नहीं यार अभी सीएपीएफ की प्रिपरेशन करूं या फिर एसएसबी आने वाला है उसकी प्रिपरेशन करूं, तब एक कोलिजन बहुत बड़ा आपके दिमाग में आता है। क्योंकि जो एसएसबी की प्रिपरेशन भी नहीं होती इस दौरान, मुझे पता है पर्सनली, मैं बताऊं आपको, तो इस दौरान, इस पर्टिकुलर स्टेज के दौरान जब आप एसएसबी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो प्रिपरेशन भी आपकी नहीं हो पाती है। दूसरी तरफ आपने सीडीएस तो क्लियर कर लिया रिटन पार्ट, फिर आप सोचते हो सर मैंने कहीं पे सीएपीएफ की क्लासेस में ज्वाइन किया गया है, तो मैं उस सीएपीएफ की क्लासेस पे फोकस करूं या एसएसबी पे फोकस करूं। इस पर्टिकुलर विशेष साइकिल में इकलौते नहीं हो आप, ऐसे मुझे लगता है 70 to 80% कैंडिडेट है, एसएसबी, सीएपीएफ, बार में फिर सीडीएस, फिर एसएसबी, फिर सीएपीएफ, कभी एफकेट का एसएसबी, कभी सीडीएस का एसएसबी, फिर कभी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स आ जाता है, उस दौरान फिर आप पेपर 2 की प्रैक्टिस कम कर देते हो। ये सारी चीजें हैं, मैंने खुद फेस किया। तो आपको एटलीस्ट ये कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा, लेकिन आपको इसको ओवरकम नहीं होने देना है। जब आपको लगे एसएसबी आने वाला है, स्टार्ट शिफ्ट हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एसएसबी की प्रिपरेशन करना शुरू करो, उस टाइम आप पेपर 2 प्रिपेयर करना शुरू कर दो सीएपीएफ का, क्योंकि पेपर 2 जो है सीएपीएफ का वो आपके एसएसबी की प्रिपरेशन में हेल्प करता है, क्योंकि लेक्चरेट आपको देने पड़ते हैं वहाँ पे, करंट अफेयर्स आपके प्रिपेयर होते हैं, आपको डिस्क्रिप्टिव होना पड़ता है, आपको एनालिटिकल होना पड़ता है। तो पेपर 2 जो है सीएपीएफ का आपका हेल्प करेगा एसएसबी की प्रिपरेशन में। वहाँ पे भी आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, लेक्चरेट देना पड़ता है, ग्रुप डिस्कशन करना पड़ता है, इंटरव्यू करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो एसएसबी में आपकी हेल्प करेगा, उस टाइम पेपर 2 पे स्विच हो जाइए आप, राइट। उसके बाद आते हैं टू मच रिलाइड ऑन कोचिंग। मेरे पास कॉन्टिन्यूसली मैं बताऊंगा, क्योंकि पिछले 1 महीने से जो है स्टूडेंट्स मुझे अप्रोच कर रहे हैं, सर पेपर 2 का बैच कब आने वाला है। और इसमें मैं मेरी गलती मानता हूं कि 1 महीने पहले मुझे शुरुआत कर देनी चाहिए थी पेपर 2 की, ये मेरी गलती है, आई एक्सेप्ट। मैं यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरी गलती है। तो इसमें मेरी गलती के साथ साथ आप लोगों की भी थोड़ी गलती है कि आपको भी पेपर, आपको डिपेंडेंसी नहीं दिखाना है कभी भी। तो इसका सॉल्यूशन ये क्या है, डिपेंडेंसी
कभी नहीं दिखानी है किसी के ऊपर, या तो वो मटेरियल की डिपेंडेंसी हो, मेंटरशिप की हो, किसी भी। तो ये एक आपकी अकेले की जर्नी है, तो ये जर्नी जो है खुद ही ट्रेवल करनी है आपको। कोई मिले या ना मिले, कोई आपको कोचिंग दे या ना दे, कोई आपको मेंटरशिप करे या ना करे, कोई क्लासेस कंडक्ट करे या ना करे। क्लासेस का मेन कंडक्शन का जो अगर मैं आपको बता दूं, अगर कहीं पे आप ज्वाइन कर रहे हो, अगर उसका एक फायदा ये होता है और यही होना चाहिए कि आपके अंदर डिसिप्लिन आ रहा है नहीं आ रहा है, आपकी कंसिस्टेंसी बन रही है नहीं बन रही है, ठीक है, आप एक प्रोसेस के अंदर लौट रहे हो या नहीं लौट रहे हो, आपकी इंटरेक्शन है या नहीं है, ये ज़्यादा चीज़ें मैटर करती है रादर देन कि आपको कोई मटेरियल पकड़ा दे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि फॉलोइंग स्ट्रेटजी गिवन बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक नई स्ट्रेटजी है, हर सब की नई स्ट्रेटजी है। अब मैं बोलता हूं कि एक ब्लैंकेट नहीं होना चाहिए, मतलब वन साइज फिट नहीं होना चाहिए कि एक स्ट्रेटजी दे दी सब पे एप्लीकेबल करेगी, नहीं, सब पे अप्लाई नहीं करेगी माय डियर। आपके चैलेंजेस कुछ और हैं, आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस हो सकते हैं, आपकी एज ज़्यादा हो सकती है, आपके फैमिली रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपके और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। शायद आप CAPF को अपना मेन ऑब्जेक्टिव ना मानते हो, तो वो स्ट्रेटजी जो है वो स्ट्रेटजी आपके लिए काम नहीं करेगी जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे आपके चैलेंजेस क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, आपकी कमी यहाँ पे है, बैड पीयर ग्रुप है, और आपने स्ट्रेटजी कुछ और अप्लाई कर ली, कैसी भी स्ट्रेटजी कर लो, अगर आप इस पीयर ग्रुप से बाहर नहीं निकलोगे काम चलेगा नहीं। अगर आपको मिस गाइडेंस मिल रही है, गाइडेंस ठीक नहीं है, कोई स्ट्रेटजी अप्लाई कर लो, मुश्किल होगी आपको दोबारा से। अगर आपको एंग्जाइटी होती है एग्जाम के अंदर, तो इस एंग्जाइटी को ओवरकम करने का तरीका आपका इंडिविजुअल होगा, आपके लिए कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। जो टॉपर्स दे रहे हैं उनके लिए शायद एंग्जाइटी फैक्टर है ही नहीं, उन्होंने एंग्जाइटी को बहुत पहले ओवरकम कर लिया है, शायद उनको एक्सपीरियंस है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम उन्होंने निकाले हैं पहले, नीट से लेके IIT से लेके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम उन्होंने निकाले, शायद वो एंग्जाइटी फैक्टर उनकी लाइफ से निकल चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड इन पेपर 1, शायद ये हमने ऑलरेडी कर लिया है कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए नहीं करने चाहिए। इट सोलनली डिपेंड्स अपॉन योर एक्यूरेसी लेवल, योर कमिटमेंट, योर कन्विक्शन, कि कितने सही आप करते हो और कितना प्रैक्टिस आपने किया है, कि मेरी स्ट्रेटजी और आपकी एक्यूरेसी, कितनी एक्यूरेसी आ रही है, उस पर ज़्यादातर ये डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम डिपेंड्स अपॉन कितनी प्रैक्टिस आपने की है, आपको एनालाइज कर लिया है, आपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर चुके हो कि मेरी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं है अच्छी, तो मैं क्या करूंगा, इस हिसाब से अटेम्प्ट करूंगा, मेरी एक्यूरेसी अच्छी है इस हिसाब से मैं अटेम्प्ट करूंगा, पेपर 2 के मैंने इतने क्वेश्चंस मैं लिख चुका हूं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इतना ही था। तो मेरा ये जो मेन मोटिव था इस वीडियो को बनाने का ये यही था कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना जरूरी है, कमी कहाँ रह गई। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई और चीज़ें जो आपको तंग कर रही हो, शायद मैं उसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में आपको दे दूँ। सो दिस इज ऑल द बेस्ट, वी हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम रिटन पार्ट। आगे आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो क्लियर करना है, फिर इंटरव्यू आपको क्लियर करना है। अभी आपकी जो जर्नी है ख़त्म नहीं हुई है, जर्नी आपकी जब खत्म होगी जब आपका PDF में नाम होगा। लास्ट ईयर भी मैंने लोगों को बोला था, डू नॉट स्टॉप प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम अनलेस यू फाइंड योर नेम इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। जब तक मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता, डोंट स्टॉप प्रिपेयरिंग फॉर इट। अभी भी जो आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम जिसका भी आया है, मतलब रिटर्न में, आपको अभी भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसकी PT की प्रिपरेशन चलती रहेगी, आपको पेपर 1 पेपर 2 की प्रिपरेशन अभी भी करनी है, क्योंकि जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसके बाद आपका जो नेक्स्ट 2025 का टेस्ट होगा उसमें आपको टाइम मिलेगा नहीं माय डियर। तो आपको अभी भी प्रिपरेशन जो आपकी जर्नी है चालू रखनी है। ये एक ग्रेट पीस ऑफ एडवाइस है, आपको ये भूलनी नहीं है। दूसरी SSB वाली जो बात है, क्योंकि मुझे पता है SSB में आप फंसते हो, तो SSB के जब आपके सामने डेट्स डिक्लेयर हो जाए तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग पेपर 2, CAPF का पेपर 2 वाला सेक्शन आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। सो इतनी सी एडवाइस है। सो थैंक यू।